हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश था उस वंश का नाम था गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी के बाद ये वंश चला जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम गुलाम वंश में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये इन सभी चीज़ों को मैंने आपको पार्ट 1 में यानी कि दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट टॉपिक में बता दिया है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गुलाम वंश है उसमें आप लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें से हमने आपको जो बताया है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन और नसीरुद्दीन, बलबन, कैकुबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स, इन सभी के बारे में मतलब आपको गुलाम वंश में पढ़ना है। 1206 से लेकर 1210 तक ये सभी मिलकर राज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इन्हीं सब के बारे में बताऊँगी। तो मैंने आपको एक पार्ट बता दिया है जिसमें आप लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा, और गुलाम वंश में किसके बारे में पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है आपका वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन थे, कैसे बने, कैसे राज किए, कब शासन इनका चला, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में तो याद रखिएगा 1211 से लेकर 1236 तक शासक बना। अब अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की तो हमेशा याद रखना है कि इल्तुतमिश से पहले कुछ महीनों के लिए आराम शाह आए थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासन किया, तो सब लोग बताते हैं इल्तुतमिश, लेकिन भाई इल्तुतमिश नहीं आए थे, इसके बाद आराम शाह आए थे। और आराम शाह जो थे वो केवल 8 महीने ही गद्दी पर बैठे थे, यानी कि 1210 में। उसके बाद 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का राजपाट चला। और इन्हें जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक से कहते थे कि जिस प्रकार मोहम्मद गौरी के जाने के बाद आप उनके गुलाम थे और उसके बाद आप शासन किए, वैसे ही मैं आपका गुलाम हूँ, यानी कि कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम है, तो इस पश्चात मुझे बनना चाहिए, मुझे शासन में राज करना चाहिए, ना कि आपके पुत्र को। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। 8 महीने के पश्चात इस तरीके से इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उनका दामाद था और गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम के अलावा उनका दामाद भी ये था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का ये सूबेदार भी था। उसके पश्चात भी ये बहुत सारी चीज़ें चलाए थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी भी चेंज की थी। इन्होंने फिर से लाहौर से इस राजधानी को दिल्ली कर दिया। और इल्तुतमिश ने बरगद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। और जब इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कर उस पश्चात इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानने जाने लगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इल्तुतमिश बताना है, ना कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक बताओगे। आपके माइंड में ये चल रहा हो कि भाई दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक आए हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होने चाहिए, लेकिन इन्होंने उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने मोहम्मद गौरी के वंश को आगे वही कंटिन्यू किया था। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जब मंगोल का आक्रमणकारी चंगेज खां जो थे उन्होंने जलाउद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया, और जलाउद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी और इसने शरण देने से कर दिया था मना, और चंगेज खां के आक्रमण से इन्होंने अपनी रक्षा की। तो इस तरीके से यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। इल्तुतमिश से आपको बहुत सारे युद्ध के बारे में अध्ययन करना है, और उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए, कैसे इनकी स्टार्ट हुई, कैसे इन्होंने अपने राज्य में क्या क्या चलाए हैं, और कैसे कैसे इन्होंने चीज़ें बताई है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि जो इल्तुतमिश थे उनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उन्होंने बोला था कि मेरे बाद मेरी पुत्री इस शासन को आगे बढ़ाएगी, यानी कि ये यहाँ की शासक बनेगी, सुल्तान बनेगी। तो ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन इल्तुतमिश के बाद
रजिया सुल्तान को तो ये उपाधि दे दिया था इनके पिता ने, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस पर थोड़ा सा विरोध किया। उन्होंने उससे बोला कि महिला को शासक नहीं बनाना है, महिला का शासक नहीं चलेगा, उनको सुल्तान नहीं बनाना है। इस तरीके से इन्होंने विरोध किया, लेकिन रजिया सुल्तान अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ी और आगे इस तरीके से कंटिन्यू की। ठीक है, तो हम यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख विजय कौन कौन से हैं जिसमें इल्तुतमिश विजय हुई। जैसे कि 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन इल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। दूसरा, 1217 में मंसूरा का युद्ध हुआ था और इसमें नसीरुद्दीन कुबाचा को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट आपका 1226 में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को इन्होंने पराजित किया था। 1227 की बात करें तो सिंध एवं मुल्तान विजय नसीरुद्दीन कुबाचा को इन्होंने पराजित किया था। और 1226 से लेकर 1231 तक वहाँ पर राजपूतों का विजय था और 1235 में पंजाब के खोखरों का विजय था। तो ये कुछ आपके प्रमुख विजय थे, यानी कि जो इल्तुतमिश जीते थे। अब इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर अपनी परंपरा को आगे चलाया था कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मुझे यहाँ का सुल्तान बनाना चाहिए, ना कि आराम शाह को, क्योंकि 1210 में आराम शाह थे। तो इस पश्चात इन्होंने लाल वस्त्र पहनकर अपनी इस परंपरा को चलाया, यानी कि वहाँ की परंपरा थी कि अगर आपको न्याय मांगना है तो वो लाल वस्त्र को पहनना पड़ेगा। तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद इसने अपने विजय को इसने जीवन काल को रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी कि मरने से पहले इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेरा अगला जो शासक बनेगा, सुल्तान जो बनेगी, वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदार, यानी कि 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान के शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे, जो 40 सरदार थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महिला का शासक चले और रजिया सुल्तान बने। ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे। उनका मेन जो मोटिव था वो ये चाहते थे कि यहाँ पर महिला का शासक ना चले। उनको रुकनुद्दीन फिरोज शाह को यहाँ का सुल्तान बनाना था, जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा हुआ करता था। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की कि भाई हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन ही गई। ठीक है, उन्होंने न्याय मांगा कि मेरे पिता ने ऐसा बोला था और मेरा पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान भी सुल्तान बन गई। इनकी क्या कहानी है आगे मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से अपने शासक काल में सुल्तान बनने के पश्चात क्या क्या चीज़ें चलाएं। तो इल्तुतमिश जो थे उन्होंने एक प्रणाली चलाई थी, जिस प्रणाली का नाम था इक्ता प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? तो भाई इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। इस प्रणाली में है क्या? इस प्रणाली का मतलब क्या होता है? इस प्रणाली का मतलब होता है कि वेतन की जगह ज़मीन देना। ठीक है, जो वेतन आपका होगा, किसी से उधार होगा, तो उसकी जगह आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? ज़मीन देना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने राजधानी भी परिवर्तन की। लाहौर से इन्होंने उस राजधानी को दिल्ली बनाई। उसके अलावा इल्तुतमिश ने बहुत सारे गुलाम थे, जिसमें 40 गुलाम को अपने कब्जे में रखा था और उन्हें एक पद से भी इन्होंने नवाजा था, जिस पद को हम कहते क्या है? दल चलीसा। क्या पद कहते हैं उसको? दल चलीसा कहते हैं, जो 40 लोगों का एक समूह था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दल चलीसा या फिर उसे बोला जाता है तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगामी किसने चलवाया था, यानी कि किसने बनवाया था? तो आपको बताना है कि ये इल्तुतमिश ने बनाया था। इसका मतलब होता है कि 40 लोगों का गुलाम, एक दल चलीसा। ठीक है, इसी का नाम इन्होंने दिया था तुर्कान ए चहलगामी।
ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। लेकिन इसे ख़त्म किसने किया था? तो आपको बताना है कि इसे ख़त्म करने वाले का नाम था बलबन। तो इसे ख़त्म बलबन ने किया था और चालू इल्तुतमिश ने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में एकता तथा इक़्तिदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। और पैसा ना देकर इसका मतलब होता है ज़मीन देना, ठीक है। तो इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, जिसमें से आपको पढ़ना क्या इसके बारे में है? रुकनुद्दीन बहराम शाह के बारे में, ठीक है। तो भाई जो रुकनुद्दीन थे इसके बारे में हम पढ़ें तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि रुकनुद्दीन उनका छोटा बेटा था। सभी लोग चाहते थे कि वो सुल्तान बने, लेकिन उनकी बेटी रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। तो इनकी कहानी यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। देखिए अब इनकी क्या कहानी है, आइए हम देखते हैं। तो भाई रजिया सुल्तान के बारे में अगर बात करें तो रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान बनी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान जो थी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, यानी कि एक लड़के से वो प्यार करती थी जिसका नाम था अल्तुनिया, और अल्तुनिया इल्तुतमिश का वफादार आदमी था, ठीक है। इसीलिए इसे भांडीडा का इक़्तिदार बना दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने इसे भांडीडा का इक़्तिदार बना दिया, और ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। भांडीडा जो है वो पंजाब में स्थित है। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान द्वारा, ठीक है, रजिया सुल्तान से ये दूर हो गया। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान से दूर हुआ वो क्या हुआ भाई? वैसे ही अल्तुनिया को भूल गई, यानी कि जब तक पास में था, पास में रहता था तो उससे प्यार करती थी, ऐसा लोगों का कहना था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसने भांडीडा का इक़्तिदार बनाया और वहाँ से वो दूर चला गया क्योंकि वो पंजाब में था, तो उस पश्चात इसे ये भूल गई। तो वहीं पर इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन था जिसने इल्तुतमिश की हत्या करने के बारे में सोचा, ठीक है, सुल्तान बनने के लिए कहा। लेकिन रजिया सुल्तान ने जनता से कहा कि मेरे पिता मरने के बाद ये कह कर गए थे कि मेरे बाद मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी सुल्तान बनेगी। यह कहकर अपने भाई की मृत्यु 1236 में रजिया सुल्तान करा देती है, ठीक है। तो इनकी कहानी कुछ इस तरीके से थी। तो रजिया सुल्तान जमालुद्दीन याकूत ने प्रणोद करके अमीर ए आखुर अशुशाला का प्रधान नियुक्त किया, और तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान जमीरुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह भी साथ में इन्होंने फैला दिया था। और रजिया सुल्तान तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और दोनों ने साथ में कर लिया विवाह, यानी कि अल्तुनिया के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। और याकूत खां से लोग इनके बारे में अफवाह लोग फैलाते थे। तो 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों का कहना था कि 40 दल ने इसे मारा है, और कुछ लोगों का कहना था कि इनके भाई ने इनकी मृत्यु की है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकी कहानी क्या है। भाई इनकी कहानी की बात करें हम तो याद रखना है कि जब अल्तुनिया को छोड़कर याकूत खां से ये प्रेम करने लगी तो जो निम्न वर्ग जो अल्तुनिया था वो निम्न वर्ग था। इसे काली हब्सी भी कहा जाता था। किसे? याकूत खां को, ठीक है। याकूत खां को भाई क्या बोलते थे? काली हब्सी के नाम से भी जाना जाता था, और ये बहुत ही निम्न वर्ग का था, ठीक है। तो ये बात सभी को, यहाँ से दूसरे भाई को बहराम शाह को भी बहुत ज़्यादा ये लोग चिढ़ने लगे, और इन्हें पता चला कि इसकी बहन किसी से प्यार करती है। इस तरीके से ये शाही आशुशाला का मंत्री बना दी, और वहीं पर अल्तुनिया अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता था, और उसे याकूत खां के बारे में पता चल जाता था कि ऐसी, क्योंकि उसकी अफवाह उड़ी थी कि अल्तुनिया से प्यार करती थी, उसके बाद ये याकूत खां से करने लगी। तो यहाँ पर भाई लोगों को पता चलते ही, याकूत खां के बारे में पता चलते ही विद्रोह करने लगे, और उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान तभी याकूत खां तथा अल्तुनिया से गुस्से में, ठीक है, गुस्से में आ गई और हत्या करने के बारे में सोचने लगी। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। किसने? रजिया सुल्तान को किसने बना लिया? अल्तुनिया ने। यानी कि अल्तुनिया बहुत ही गुस्से में था कि याकूत खां से ये प्रेम करती है और मुझे इसने धोखा दिया। इस पश्चात इसने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। लेकिन वहीं पर रजिया सुल्तान
जो थी वो उसका बहराम शाह जो भाई था वो 40 दलों को अपनी तरफ कर लेता था, यानी कि जो इल्तुतमिश ने 40 दल बनाए थे उसको वो बहराम शाह उसका जो भाई रहा करता था वो अपनी तरफ कर लेता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं रजिया सुल्तान को हटाकर खुद राज करूं। इस तरीके से इन लोगों की कहानी थी। ठीक है, तो उस दौरान इन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली और वहीं पर उसका बहराम शाह का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा और इसने घोषित कर दिया कि अगला सुल्तान मैं ही बनूंगा। ठीक है, बहराम शाह ने ये घोषित कर दिया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी। किसको? इनके दोनों भाइयों को। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउट जो है वो डाउट क्लियर हम कर देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे वो इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश की पुत्री राजिया सुल्तान थी और इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह था। और यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो पुत्र था यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था वो इल्तुतमिश का पौत्र था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई इस तरीके से इनकी कहानी चलती गई। ठीक है, तो जब उनके भाई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा तो रजिया सुल्तान तथा अल्तुनिया घूमने गए थे। पंजाब से दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा के कैथल में। दोनों रात वहीं पर सो रहे थे। उधर ही रजिया सुल्तान का भाई बहराम शाह 40 दलों को भेजा और चारों तरफ से उसे फंसा लिया यानी कि घेर लिया और उसकी मृत्यु करने के लिए कहा। इसीलिए कहा जाता है कि रजिया सुल्तान गुंडों में फंस गई थी और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो मकबरा बना था वो हरियाणा के कैथल में ही बना था। ठीक है, तो इस तरीके से रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हो गई थी। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना था और धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की पंक्तियां लिखा करता था और टोपी सिलकर, ठीक है, टोपी सिलकर कुरान की पत्तियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके अलावा ये बलबन को अपनी वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया? नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ कराया और नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन अगला सुल्तान बना था, यानी कि नसीरुद्दीन बने उसके बाद कौन बना? बलबन बना। तो जरा डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, यहाँ तक आपको मैंने बताया इतने लोग सुल्तान बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने लोग सुल्तान बने। अब देखिए, अब आपका जो अगला सुल्तान कौन बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से भाई बलबन ने, इस तरीके से नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन का अगला सुल्तान बना, अगला शासक चला। उस पश्चात बलबन की बात करें तो बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन इसी परंपरा के अनुसार किया था। इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना शुरू कर दिया और इसने दरबार में सजता और पैपोस की परंपरा भी प्रारंभ की थी। साथ ही इसने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई ईश्वर की प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह ईश्वर की छाया बताया करता था अपने आप को। ठीक है, इसलिए इसे रक्त एवं लौ की नीति, इसके अलावा इसने रक्त एवं लौ की नीति को भी अपनाई थी। आपसे पूछा जाए कि रक्त एवं लौ की नीति किसने चलाई थी तो बलबन ने। ठीक है, आक्रमण की नीति को इन्होंने अपनाया और बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, जो ये 40 दलों का ग्रुप हुआ करता था, क्योंकि इसको पता था अगर मैं इसको समाप्त नहीं करूंगा तो ये मेरे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो बलबन के बाद जो अगला सुल्तान बना था वो कैकुबार बना था, जो अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था यो क्यूमर्स था, जिसकी हत्या जलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्टोरी थी। भाई देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ।
जैसे कि अब आपसे पूछा जाए कि बैराम शाह जो थे वो कब से कब तक राज किए, तो बैराम शाह जो थे वो 1240 से 1242 तक, यानी कि 1240 से 42 तक जो थे वो बैराम शाह थे। ठीक है, बैराम शाह के दिमाग जब खराब हो गया तो उनके मन में एक बात आई कि भाई तुर्क जो चालीसा चहलगामी बनाई थी, ठीक है, वो चहलगामी को, तुर्कान चहलगामी को हम ख़त्म कर दें। रजिया की हत्या इन्होंने कर दी, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना करे, क्योंकि उन्होंने ही कराया था। तो इसलिए इसने 40 दलों का गुलाम के ऊपर का एक नया मंत्री बना दिया, जो इसे पद को एक नया मंत्री बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा था नायब ए मुशलकात। ठीक है, नायब ए मुमल, अच्छा इसको स्लो कर दीजिए। ठीक है, क्या बनाया था भाई, नायब ए मुमलकात एक इन्होंने बना दिया था और इस दल जलीसा को समाप्त कर दिया था। तो नायब ए मुमलकात ए तैगीन को बनाया, जो पहले बदायूं का इक्तिदार हुआ करता था। तो इस तरीके से इन्होंने अगला शासक, मतलब अगला इन्होंने इनको दे दिया, पद दे दिया, जिससे कि उन्हें खतरा ना रहे। तो मंगोल जो मंगोलिया में रहने वाले थे, इसका उद्देश्य भारत को लूटना था। मंगोल से भारत पर दूसरा अटैक किया और दिल्ली का पहला अटैक दोनों बैराम शाह के समय हुआ था। और गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, इलबारी वंश भी कहा जाता है, मामुलुक वंश भी कहा जाता है। उसके अलावा इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन महमूद तक के वंश को इलबारी वंश कहते हैं, यानी कि इल्तुतमिश से नसीरुद्दीन जब तक राज किए तब तक के पूरे वंश को इलबारी वंश कहते हैं। और ये वंश जो था 1210 से लेकर 1265, कब तक भाई, 1210 से लेकर 1265 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद की कहानी अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस तरीके से क्यूमर्स का अगला शासक बना, क्यूमर्स लास्ट शासक था। और मोहम्मद गौरी जो थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम जो थे, क्या नाम था उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो यल्दौज थे वो गजनी में मिले थे। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी तब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दिया गया था और यल्दौज को गजनी दिया गया था। ठीक है, तो कवाचा को काबुल का कंधार मिला था। इस तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला था। ठीक है, तो भाई तराइन का तीसरा युद्ध मैंने बताया इल्तुतमिश यल्दौज के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद गौरी के बाद जो हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जब राज किए तो दिल्ली उन्हें मिला, और यल्दौज जो था उसे गजनी मिला, और जो कवाचा था उसे काबुल मिला। यानी कि उनके सारे दरबारी थे ना, तो उसमें सबको अलग अलग मिला। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें यल्दौज हार गया था और इल्तुतमिश की जीत हुई थी। और 1221 में जो था वो चंगेज खा चैमुचिन का आक्रमण भारत में किया गया था। और ये मंगोली में थे, यानी ये मंगोलिया था, जो गोभी मरुस्थल के कारण बहुत ज़्यादा ये फेमस था। ठीक है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में चंगेज खा चैमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है आप सभी को। के अलावा आपको याद रखना है, अगर बलबन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो बलबन की भी कुछ कहानी थी। मैंने बताया था कि लय एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाई थी, और बलबन ने 2 प्रथा और भी चलाई थी, जिसको सिजता कहते हैं। सिजता का अर्थ होता है कि मेरे सामने सर झुकाकर सलाम करना। और एक चलाई थी जिसे बेबोस कहते हैं, पैर का छूना, राजा को देखकर पैरों को छूना, नहीं तो सर काट दिया जाएगा। तो इस तरीके से बलबन ने कुछ प्रथा को चलाई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि सिजदा प्रथा किसने चलाई थी, ठीक है, बेबोस प्रथा किसने चलाई थी, तो आप सभी को बताना है बलबन ने चलाई थी। और एक त्यौहार भी चलाया था जिसे नौरोज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स था। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ये मैंने आपको सभी को बता दिया, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बलबन इनकी लास्ट कहानी थी, और बलबन के बाद लास्ट क्यूमर्स बने। क्यूमर्स उमर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बलबन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे कि बलबन ने कौन सी नीति चलाई थी, आपको बताना है। इन्होंने एक प्रथा चलाई थी,
सिजदा प्रथा, जिसका अर्थ होता है सर झुकाकर सलाम करना। बेबोस चलाई थी, जिसका अर्थ होता है पैरों को छूना राजा को देखकर, नहीं तो सर काट दिया जाएगा। और इन्होंने एक त्यौहार चलाया था जिसे नौरोज त्यौहार कहते हैं, और इन्होंने दल चलीसा को समाप्त किया था। इतनी सारी प्रथा इन्होंने चलाई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आप सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद नसीरुद्दीन कौन से शासक थे? 8वां दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक थे, और ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले सुल्तान थे। ये जो थे वो कुरान की पंक्तियों को लिखा करते थे और टोपी सिलकर कुरान की पंक्तियों को बेचकर ये अपना जीवन को यापन करते थे। ठीक है, इस तरह से आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन का अगला शासक बना था। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान भी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रजिया सुल्तान कब बनी? 1236 तक 1240 तक। इसकी मृत्यु 1240 में हुई। इसको दफनाया कहाँ गया था? कैथल में दफनाया गया था। ठीक है, और 1240 में कैथल के निकट रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया की हत्या भी हुई थी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो जो बलबन थे, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम उल्गा खां भी था। ठीक है, बलबन का नाम उल्गा खां भी था। तो भाई यहाँ से ये आपका गुलाम वंश समाप्त होता है। उसके बाद का जो वंश चलेगा आगे का, वो कौन सा वंश होगा? खिलजी वंश होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो वो खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।